एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक्स ऑफ मैनेजेरियल कंट्रोल। और उसकी थर्ड टेक्निक हम करने वाले हैं जो कि है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। तो इसका क्या मतलब है, देखो कह सकते हो इस चैनल पे हम जितने भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपना वीडियो। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज इन द फॉर्म ऑफ एवरेजेस, परसेंटेजेस, रेशियोज एंड कोरिलेशन। यानी हम सब कुछ अपना डाटा जो एनालाइज करते हैं वो किस तरह से एनालाइज करते हैं, एवरेज निकाल के, परसेंटेज निकाल के, रेशियोज निकाल के, कोरिलेशन निकाल के, ऐसे जैसे कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, कितना प्रॉफिट हुआ था, है ना। ऐसे हम परसेंटेजेस या रेशियोज निकालते हैं। It present useful information to the managers regarding performance of the organization in various areas। और ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, ठीक है, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे परफॉर्म कर रही है। जैसे कि हमने परसेंटेज निकाला, मैंने अभी आपको बताया प्रॉफिट का परसेंटेज निकाला, या फिर हमने रेशियो निकाल लिया, एसेट्स या लायबिलिटीज़ का रेशियो निकाल लिया किसी भी चीज़ का। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। सच इन्फॉर्मेशन व्हेन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स enables the managers to read them more easily। और अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, जैसे चार्ट की फॉर्म में ग्राफ बना दिए, टेबल बना दिया, तो बहुत आसान हो जाता है उसको रीड करना, उसको समझना। जैसे कि एक मैंने बार ग्राफ बना दिया और उसमें लिख दिया कि 2015 में इतना प्रॉफिट हुआ, 16 में इतना हुआ, 17 में इतना हुआ, 18 में इतना हुआ। तो हमें पूरा पैराग्राफ या फाइल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बस उस ग्राफ को देखेंगे और हमें तुरंत समझ आ जाएगा कि हाँ ये हमारा प्रॉफिट था। और अगर हमें कंपैरिजन भी करना है, ठीक है, अपना प्रीवियस पीरियड से, तो वो भी हम कंपेयर कर लेंगे। जैसे कि हमने ग्राफ बनाया था 2015 का, 16 का, हमें कंपेयर करना हो 2015 का और 2020 का, तो आसानी से ग्राफ में देख के पता लग जाएगा कि पहले कितना प्रॉफिट हुआ था, अब कितना प्रॉफिट हुआ है। एंड ऑल्सो विद द बेंच मार्क्स, यानी बेंच मार्क्स होते हैं आपके स्टैंडर्ड्स, यानी टारगेट, जो हमने टारगेट सेट किया है। जैसे कि हमने टारगेट सेट किया कि हम 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो बार ग्राफ में तुरंत पता लग जाएगा कि पिछले महीने कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ था और हमारा टारगेट ये था, तो क्या उसके अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है सही। आगे है अपना नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेक इवन एनालिसिस। इसका क्या मतलब है, ये भी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इसमें हम क्या चीज़ की स्टडी करते हैं, किस चीज़ का रिलेशनशिप पढ़ते हैं, कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। कॉस्ट मतलब क्या होता है कि अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, वॉल्यूम यानी कितना सेल्स हो रहा है, प्रॉफिट यानी फ़ायदा कितना हो रहा है, अर्निंग कितनी हो रही है। तो इनके बीच का रिलेशनशिप हम पढ़ते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के थ्रू। आगे देखो क्या लिखा है, इट डिटरमाइंस द प्रोबेबल प्रॉफिट एंड लॉसेस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है, यानी अलग अलग एक्टिविटी, यानी अलग अलग प्रोडक्शन में, जैसे कि 50,000 प्रोडक्शन कर रहे हैं, 70,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 80,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं एक महीने में, तो वो चीज़ बताना, ठीक है, उसमें हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना होगा अगर हम कितना प्रोडक्शन करेंगे। तो आगे देखो क्या लिखा है, द सेल्स वॉल्यूम एट विच देर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस इज़ नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। सबको ये बात पता ही होगी, जिस सेल्स पे जो है ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है उसे ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि हमने 50,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया, खर्चा आया था उसमें 10,000, ठीक है, तो 10,000 का ही प्रॉफिट हो गया और 10,000 ही कॉस्ट होगी, तो इसमें हमें 1 रुपया भी नहीं बचा है ना हमें प्रॉफिट हुआ ना हमें लॉस हुआ। It is a useful technique for the managers as it helps in estimating profits at different levels of activities। So ये टेक्निक हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, हमें ये बताने में हेल्प करती है कि अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी प्रोडक्शन कितना करना है, कम करना है या ज़्यादा करना है, उस पर जो है कितना प्रॉफिट होगा। यानी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो इतना प्रॉफिट, 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो इतना प्रॉफिट, ये निकालने में हमें हेल्प करती है। यहाँ पे देखो एक चार्ट दे रखा है, चार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, सपोज़ हम यहाँ पे 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 50,000 यूनिट्स पे ये देखो यहाँ पे ना ही हमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही हमें लॉस हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं एक साथ, है ना। लेकिन अगर हम 25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो देखो हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्यों लॉस हो रहा है हमें,
वो तो मुझे भी नहीं पता क्यों लॉस हो रहा होगा कंपनी को। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम 75,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो देखो ये आगे हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, यहाँ हमें लॉस हो रहा था और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो फिगर 1 शोज, इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्रेक इवन चार्ट। अभी जो हमने पीछे पढ़ा है ये वाला चार्ट की यहाँ बात हो रही है। ब्रेक इवन पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कर। ये देखो ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे है, जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आपस में इंटरसेक्ट यानी मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आपकी ये प्रॉफिट वाली 9 है, ये आपकी कॉस्ट वाले 9 है और दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। यानी यहाँ ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। यानी अगर हम 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना हमें लॉस होगा। द फिगर शोज दैट द फर्म ब्रेक इवन एट 50,000। अभी हमने 50,000 यूनिट्स का पढ़ा ना, 50,000 यूनिट्स पे क्या हो रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है और ना ही हमें लॉस हो रहा है। अगर हम इस पॉइंट के बियॉन्ड जाते हैं यानी पॉइंट के आगे जाते हैं तब हमें अर्निंग होगी। देखो यहाँ पे हम बढ़े हैं आगे, 50 से हम पढ़े हैं 75,000 और 75,000 में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना। ये देखो यहाँ पे ये प्रॉफिट लिखा आ रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ब्रेक इवन पॉइंट का एक फॉर्मूला भी है जो आप याद कर लेना, ये है ब्रेक इवन एनालिसिस हेल्प्स अ फर्म इन कीपिंग अ क्लोज चेक ओवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। सो अगर हम ये एनालिसिस करते हैं तो हमें हेल्प मिल जाती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट को जानने में। ठीक है, कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है।